हेलो ऑल ऑफ यू। अब हम शुरू करेंगे सेक्शन 50B। 50B क्या है कि स्लम्प सेल पे कैपिटल गेन कैसे निकालना वो प्रिस्क्राइब करता है। तो शुरू करने के पहले सबसे आपको पहले मालूम होना चाहिए कि स्लम्प सेल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्लम्प सेल? तो एक बार एक स्टूडेंट को पूछा मैंने, तो कहता स्लम्प यानी कि डाउनफॉल। नहीं यहाँ स्लम्प का मतलब डाउनफॉल नहीं है। slump is the you can say short word for lump sum। lump sum यानी कि इकट्ठा, टोटलिटी में, एग्रीगेशन में lump sum। तो यहाँ उसका मतलब ऐसा है कि अगर मैं पूरा बिजनेस, जैसे कि फारूका क्लासेस, कंप्लीट बिजनेस किसी को सेल कर देता हूँ, विच इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग हमारे पास, फर्नीचर, फिक्सचर, दिस दैट एवरीथिंग, इंक्लूडिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एवरीथिंग, इंक्लूडिंग द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ ऑल डीवीडीज एंड पेन ड्राइव्स एंड एवरीथिंग। पूरा बिजनेस, जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज भी इसके अंदर है, सब मिलाकर मैंने किसी को बेच दिया 2000 करोड़ में। अभी है, खैर वैल्यूएशन तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, चलो ठीक है, दे देंगे किसी को 2000 करोड़ में। तो सवाल ये पैदा होगा कि इस पे कैपिटल गेन कैसे निकाले। प्रॉब्लम कहाँ आएगा? देखो, प्रॉब्लम ये है कि अगर कैपिटल गेन निकालना है तो मुझे कितने सारे ऐसे से मेरे पास, देखो लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, प्लांट एंड मशीनरी भी है, फर्नीचर फिक्सचर्स भी है, स्टॉक इन ट्रेड भी है, डेटर्स भी है, रिसीवेबल्स भी है। यानी मेरे बिजनेस में कैपिटल एसेट्स भी है, जिसमें कुछ तो डिप्रिशिएबल भी है, कुछ नॉन डिप्रिशिएबल है, और बाकी स्टॉक इन ट्रेड वगैरह भी है। अब मैंने पूरा बिजनेस उठा के 2000 करोड़ में बेच दिया। कौन सा एसेट कितने में बेचा ये तो पता ही नहीं है भाई। लैंड कितने में बेचा नहीं मालूम, बिल्डिंग कितने में गई नहीं मालूम, स्टॉक इन ट्रेड नहीं मालूम, सब मिला के 2000 करोड़, जिसमें गुडविल भी है, ऑफ कोर्स मेजर पार्ट तो गुडविल का है। तो सवाल यह है कि अपन कैपिटल गेन निकालेंगे कैसे, क्योंकि कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म है तो मेरे को उसका कॉस्ट तो मालूम है, आई नो द कॉस्ट ऑफ ईच एसेट, बैलेंस शीट से मिल जाएगा, लेकिन सेल कंसिडरेशन नहीं मालूम। तो जब तक एक एक एसेट का सेल कंसिडरेशन नहीं मालूम पड़ेगा, हम कैपिटल गेन निकाल नहीं पाएंगे, राइट? क्योंकि लॉन्ग है तो लॉन्ग में भी बहुत सारे, कब से है तो मालूम नहीं, तो मालूम है मेरे को कब से, सो आई कैन गेट इंडेक्सेशन अकॉर्डिंगली, लेकिन सेल कंसिडरेशन नहीं मालूम ना एक एक एसेट का, तो कैपिटल गेन नहीं निकल सकता। आ रहा है समझ में? तो वो प्रॉब्लम। और बिजनेस एसेट्स जो है, जैसे स्टॉक इन ट्रेड वगैरह हो, तो बिजनेस इनकम निकालना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा चलो ऐसा है क्या, यू डोंट नो द सेल कंसिडरेशन फॉर ईच इंडिविजुअल एसेट। अच्छा एक काम करते हैं, सेक्शन बनाया, सेक्शन बना के बोला कि आप लैंड पे कैपिटल गेन क्यों निकालते हो, बिजनेस यानी बिल्डिंग पे क्यों निकालते हो, स्टॉक इन ट्रेड का प्रॉफिट क्यों निकालना है आपको, मत निकालो, एक एक एसेट को भूल जाओ। आप ये पूरा जो बिजनेस है उसको एक एसेट मान लो। तो ये फंडामेंटल चेंज है। स्लम सेल में अपन क्या करेंगे कि हम लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक एक आइटम पे हम कैपिटल गेन नहीं निकालेंगे या बिजनेस इनकम भी नहीं निकालेंगे। हम इस पूरे बिजनेस को जो आपने बेचा है, या मान लो एक यूनिट को बेचा है, कभी कभी किसी इंसान, किसी कंपनी की 10-15 फैक्ट्रीज हैं, तो हो सकता है वो एक फैक्ट्री या एक दो फैक्ट्री मिलाकर एज अ होल, उसका प्लांट, मशीन सब मिलाकर बेच दे, तो वो भी स्लम सेल में आएंगे। सो स्लम सेल विल बी सेल ऑफ द होल बिजनेस और अ यूनिट, एन इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ दैट बिजनेस। ओके, तो अपन क्या करेंगे कि उस यूनिट को, यानी उस फैक्ट्री को या फारूका क्लासेस पूरे बिजनेस को एक एसेट मानेंगे। फुल बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज वन एसेट, या द यूनिट विल बी कंसिडर्ड एज वन एसेट। तो अगर ये एक एसेट है तो फिर इसका सेल कंसिडरेशन मालूम हो गया,
बिजनेस एसेट है तो बिजनेस का सेल कंसिडरेशन कितना था, 2000 करोड़। तो मामला सॉल्व हो गया। लेकिन आप कहोगे हे गवर्नमेंट जरा रुक जाओ, तुमने बोला कि बिजनेस को एसेट मान लो तो चलो हमें सेल कंसिडरेशन तो मिल गया, लेकिन अगर मैं बिजनेस को एसेट मानूंगा तो बिजनेस का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? जो मेरे पास है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, लेकिन वो सब तो अलग अलग एसेट के अलग अलग है। बिजनेस का एज अ होल तो नहीं है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा अच्छा ऐसा है, आपको पूरे बिजनेस का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट नहीं मालूम, लेकिन एक एक का मालूम है ना? यस यस, एक एक का मालूम है। हाँ, तो सिंपल है यार, ऐड कर लो। एक एक का ऐड कर लो, एग्रीगेट बना लो, हो गया काम तुम्हारा। तो उन्होंने डीमिंग फिक्शन नंबर 2 इसमें ये डाला है 50B में, दैट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट, मिलाकर एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट, क्योंकि इतने सारे जो एसेट्स है उसमें कुछ पुराने कुछ नए कुछ एडिशन हुए हुए सब है, तो सब मिलाकर ही देख लेंगे अपन, अलग अलग नहीं निकाल सकते एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट, एक साथ उसको ऐड कर दो। सो द टोटल cost of acquisition and improvement of the whole business will be the net worth of the business on the date of slum sale। जिस दिन slum sale हुआ उस दिन का net worth, पूरे business का net worth निकाल लो। तो net worth का मतलब क्या होता है? पूरे assets जितने भी है वो ले लो, उसके cost ले लो, cost कैसे निकालना मैं भी आपको बताऊंगा, उसको एग्रीगेट कर लो, और जो लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हुई है स्लम सेल में वो लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस आएगा वो रहेगा नेटवर्थ, और वो जो नेटवर्थ है या उसको नेट एसेट्स भी कह सकते हैं हम, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ योर होल बिजनेस। तो सवाल यह है कि बैलेंस शीट में बहुत सारे एसेट्स, कौन सा वैल्यू ले? तो उन्होंने कहा कि अगर ये एसेट्स इनकम टैक्स में डिप्रिशिएबल है बिजनेस हेड में, तो फिर वो जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स होंगे आपके पास उनका WDV लो, इनकम टैक्स के हिसाब से WDV लो, बुक के हिसाब से नहीं, इनकम टैक्स के हिसाब से जो WDV है उसका ब्लॉक्स में वो ले लो। अगर ये नॉन डिप्रिशिएबल है तो उसका बुक वैल्यू लो, बुक वैल्यू यानी कि ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट। हाँ, बुक वैल्यू का मतलब है ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट, एंड नॉट if you have done any revaluation it has to be ignored, we'll take only the original historical cost of non depreciable assets। तो जो depreciable है उसका WDV as per income tax act, जो non depreciable है उनका book value historical cost पे। एंड अगर ये assets वो 35ED वाले हैं, 35ED जो एक सेक्शन था बिजनेस एड में जिसमें आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है, कुछ बिजनेसेस है ना उधर 11-12 बिजनेस जिसमें 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन है बिजनेस साइड में, अगर वो वाले एसेट्स हमारे बैलेंस शीट में दिख रहे हैं तो उनको निल लेंगे, उनका वैल्यू क्या लेंगे? निल, क्योंकि उसका पूरा कॉस्ट आपको ऑलरेडी बिजनेस साइड में मिल चुका है। सो नाउ इट्स वैल्यू विल बी निल। तो 3 बातें याद रखो, नॉन डिप्रिशिएबल नॉर्मल एसेट जैसे लैंड हो गया तो हिस्टोरिकल बुक वैल्यू, या स्टॉक इन ट्रेड वगैरह भी हिस्टोरिकल बुक वैल्यू, क्योंकि अपने को सारे एसेट्स लेना है जिसमें स्टॉक इन ट्रेड डेटर सब आ गए, ठीक है। तो नॉन डिप्रिशिएबल में क्या लेंगे? हिस्टोरिकल बुक वैल्यू। डिप्रिशिएबल एसेट्स में WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट एज पर द ब्लॉक्स, और 35ED वाले अगर कोई एसेट है तो उसको निल मानने का है। ये ले लिया, इसमें से फिर लाइबिलिटी को माइनस कर दो जो ट्रांसफर हुई है, कुछ बैंक लोन्स वगैरह होंगे जो स्लम सेल में ट्रांसफर कर दिया अपन ने बायर को, तो उसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अपने को मिलेगा नेटवर्थ। दिस नेटवर्थ विल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट। तो ये जो आएगा नेटवर्थ, इसको फिर अपन वो 2000 करोड़ में से माइनस करेंगे। सवाल आप मुझसे पूछोगे कि सर इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेना, और ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो भी बता देता हूं। अब हमने बिजनेस को एसेट माना है, फारूक क्लासेस बिजनेस को एसेट माना है, तो फिर अपन इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से देखेंगे? राइट फ्रॉम द डेट व्हेन यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग गिना जाएगा अप टू द डेट ऑफ स्लम सेल।
और वक्त देखा जाएगा 36 मंथ्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड करने के लिए। तो अगर ये पूरा मेरा बिजनेस का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 36 मंथ्स या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म 36 मंथ से ज़्यादा है लॉन्ग टर्म। अच्छा लॉन्ग टर्म है तो फिर आप सवाल करोगे सर इंडेक्सेशन देंगे क्या? कॉस्ट तो निकाल लिया, नेटवर्थ तो निकाल लिया, इंडेक्सेशन देंगे क्या? तो आंसर है नो। पढ़ा था अपन ने वहां, आंसर है नो। 50B में इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। अब पूछो क्यों नहीं है? तो उसका रीजन ये है, सही में बताता हूं तो, कि इट इज नॉट पॉसिबल टू इंडेक्स, क्योंकि अपन ने तो पूरे बिजनेस का ये निकाल लिया ना कॉस्ट, और ये जो टोटल नेटवर्थ निकला है ये नेटवर्थ कोई पहले दिन से थोड़ी है। ये तो क्या हुआ कि हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक बिजनेस चालू किया, फिर प्रॉफिट आया, वो रिटेन किया, फर्दर एसेट्स खरीदते गए खरीदते गए खरीदते गए, इस तरह से बढ़ते बढ़ते हर साल बढ़ रहा है। एवरी ईयर यू इन्वेस्ट इन न्यू एसेट्स एंड योर नेटवर्थ कीप्स इंक्रीजिंग। तो वो इंक्रीज होते 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 आज इतना पहुंचा है, जो भी है 650 करोड़ मान लो है। तो वो 650 करोड़ को पहले दिन से थोड़ी है, मेरा बिजनेस 20 साल पुराना है, तो 20 साल पहले क्या मैंने 600 करोड़ इन्वेस्ट किए थे क्या? नहीं, 10 लाख से शुरू किया था, वो बढ़ते बढ़ते आज इतना हो गया है। अब किस साल में कितना बढ़ा है ये हमको नहीं मालूम, दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। तो इसलिए अगर 650 करोड़ का मेरा नेटवर्क अगर उसको इंडेक्स करने बैठेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या लेंगे? बिकॉज दिस अमाउंट इज नॉट द ओरिजिनल कॉस्ट, इट इज इंक्लूडिंग एडिशंस ओवर द ईयर्स। और फिर अगर चलो मान चलो कि अपन पता भी लगा ले कि किस साल में कितना एड ऑन हुआ, लेकिन वो जो एड ऑन हुआ है वो कुछ स्टॉक इन ट्रेड का है, कुछ कैपिटल एसेट का है, कुछ डिप्रिशिएबल एसेट का है, अलग अलग एसेट्स का है ना, तो मैं उसको फिर अलग अलग एसेट में डिवाइड करूंगा क्या? क्योंकि इंडेक्सेशन देने के लिए तो देखना पड़ेगा ना, स्टॉक इन ट्रेड है तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, लैंड है तो मिल जाएगा, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने कहा इतने चक्कर में मत पड़ो, पागल हो जाओगे, और वो हमारा इंटेंशन भी नहीं है, क्योंकि हमने तो बिजनेस को एसेट माना है। अब फिर से क्यों अंदर घुस के देखे भैया ये किसका है, लैंड का है कि बिल्डिंग का है कि किसका है ना, और डिप्रिशिएबल है कि नॉन डिप्रिशिएबल है, कौन पता करेगा? तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, दिस सेक्शन इज फॉर सिंप्लीफिकेशन नॉट कॉम्प्लिकेशन, एंड देयरफॉर दे सेड भूल जाओ ना यार इंडेक्सेशन, काहे को चक्कर में पड़, भूल जाओ, जो नेटवर्थ है बस उसको ले लो और उसको माइनस करके जो भी बचेगा दैट विल बी योर कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एज द केस में भी। गॉट इट? तो इस तरह से सेक्शन बना 50B, स्लम सेल। पूरे एसेट को पूरे बिजनेस को एसेट मानेंगे फिर उसका सेल कंसिडरेशन तो मालूम रहेगा अपने को। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द कॉस्ट, उसको माइनस करो, कैपिटल गेन निकाल लो, इतना सिंपल है। आए समझ में? तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले उसको पढ़ भी लेते हैं, थियरी। तो देखो लिखा है चार्जेबल इज कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस, ऑब्वियसली वेयर द कैपिटल एसेट बीइंग वन और मोर अंडरटेकिंग्स। देखो इट कैन बी वन और इट कैन बी वन और मोर, एक फैक्ट्री या 2-4 फैक्ट्री मिलाकर भी आप बेच सकते हो। Are owned and held by the assessee for less than or equal to 36 months, they shall be deemed to be short term. अच्छा 3 फैक्ट्री बेचे, 3 फैक्ट्री में से 2 फैक्ट्री 36 महीने के ऊपर की थी और एक नीचे की है, 36 महीने से कम का होल्डिंग है, तो फिर अपन ये पूरा जो आपने बेचा है तीनों फैक्ट्री मिलाकर उसको शॉर्ट टर्म मान लेंगे। यानी एक या एक से ज़्यादा जो भी बेचा है आपने, अगर वो 36 महीने से कम का है तो पूरे को शॉर्ट टर्म माना जाएगा। और 3 फैक्ट्री बेचे और तीनों फैक्ट्री मेरे 3 साल के ऊपर की है तो फिर लॉन्ग टर्म जाएगा। देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट बोला है क्या है, तो नेटवर्थ। नेटवर्थ को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वो भी दिया नीचे, नेटवर्थ इज इक्वल टू एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स। अब एग्रीगेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स द WDV ऑफ द ब्लॉक, इन केस ऑफ कैपिटल एसेट्स यानी कि नॉन डेप्रिशिएबल in respect of which the whole of the expenditure has been allowed or is allowable as deduction under 35AD, यानी जिसमें 100% डिडक्शन अपने को मिल जाता है 35AD के अंदर, तो उसका लेंगे नील। एंड इन एनी अदर केस
यानी बाकी जो नॉर्मल नॉन डिप्रिशिएबल एसेट्स रहेंगे जैसे लैंड वगैरह, तो उसमें बुक वैल्यू। और याद रखो वहाँ पे लिख दो बाजू में हिस्टोरिकल कॉस्ट। रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं होगा, यू कैन नॉट टेक रिवैल्यूड फिगर्स। देन नो इंडेक्सेशन शैल बी अलाउड, इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। और ये जो पूरा कैलकुलेशन है नेटवर्थ का, इसको सीए ने सर्टिफाई करने का है, तो किसी भी चार्टर अकाउंटेंट के पास जाकर के अपने को सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा किस चीज़ का, नेटवर्थ कैलकुलेशन का। अंडरस्टूड। और देखो इस पे क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा आपको। बैलेंस शीट ऑफ केपी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 दिया हुआ है। पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल पूरी कंपनी का है, लेकिन उसके पास दो यूनिट्स है, यूनिट ए एंड यूनिट बी। सो देयर आर टू फैक्ट्रीज यू कैन से, या टू बिजनेसेस यू कैन से, फार्मास्यूटिकल एंड सम अदर बिजनेस, केमिकल बिजनेस। यूनिट ए का फिक्स एसेट्स दिया है, डेटर्स भी दिया है, स्टॉक इन ट्रेड दिया है, लाइबिलिटीज भी दी है। सिमिलरली यूनिट बी का भी दिया है। फिर रिजर्व्स है, रिजर्व्स तो कंपनी के एज अ होल रहते हैं, पेड अप कैपिटल रिजर्व्स ये एज अ होल है पूरी कंपनी के। एंड शेयर प्रीमियम भी एज अ कंपनी का पूरा रहता है, तो वो यूनिट बी का नहीं है, वो दोनों का मिलाकर है, बोथ। देन कंपनी एक्वायर्ड यूनिट बी ऑन 1/4/16। यूनिट बी जो है ये 1/4/16 का परचेज किया हुआ है, यानी वहां से हमने इसको कमेंस किया था। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैव ऑथराइज्ड द बोर्ड, बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 20 जनवरी 19 टू डिस्पोज ऑफ द यूनिट बी। यूनिट बी को बेचने का डिसीजन लिया है जनरल मीटिंग में, और फिर बोर्ड को ऑथराइज किया है कि आप इसको बेच सकते हो। द कंपनी डिसाइड्स टू सेल यूनिट बी, तो ये यूनिट बी को बेचने का इरादा रखा है उन्होंने, बाय स्लम सेल यानी इकट्ठा, फॉर 225 lakhs एज कंसिडरेशन। 225 लाख में बेचने का इरादा है। कंप्यूट द कैपिटल गेन अंडर टू assumptions. Transfer takes place before 31st March 19 or transfer takes place after 31st March 19. And WDV of the fixed assets is 125 lakhs. ये एज पे इनकम टैक्स एक्ट जो WDV है फिक्स एसेट्स का वो 125, यानी कि ये देखो ये फिक्स एसेट्स है ना। अब यहाँ पे अलग अलग दिया नहीं है कि इसमें कुछ डिप्रिशिएबल कुछ नॉन डिप्रिशिएबल है, ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो वील कंसिडर दैट ऑल ऑफ देम आर डिप्रिशिएबल। और ये उनका बुक वैल्यू है बैलेंस शीट के हिसाब से, यानी कंपनी लॉ के हिसाब से 150 दिख रहा है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 125 है। तो अपन कौन सा लेंगे, 150 लेंगे कि 125? 125 अपने को ये लेना है, WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 46(3). डन, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो देखो कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, सबसे पहले वो डिसाइड करते हैं। तो देखो 1/4/16 को हमने यूनिट बी शुरू किया। अब अगर अपन 31 मार्च 19 के पहले बेच देंगे तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म। दो ऑल्टरनेटिव दिए हैं। अगर अपन 31 मार्च 19 के पहले बेचेंगे तो 3 साल के अंदर हो जाएगा, 36 महीने कंप्लीट नहीं होंगे, तो ये होगा शॉर्ट टर्म। और अगर अपन 31 मार्च 19 के बाद बेचेंगे तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म। दो पॉसिबिलिटीज है, तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो दोनों में बोला है कि दोनों कैलकुलेट करके बताओ, तो अगर शॉर्ट टर्म होगा तो क्या और लॉन्ग टर्म होगा तो क्या। वैसे इंडेक्सेशन तो मिलना नहीं है, लेकिन रेट ऑफ टैक्स में डिफरेंस आ जाएगा। इंडेक्सेशन तो मिलना नहीं है, बट अगर जो रेट ऑफ टैक्स है वो आप जानते हो कि रेट ऑफ टैक्स अगर शॉर्ट टर्म है तो वो नॉर्मल रेट पे आता है। तो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स कंपनी के लिए कितना होता है, 30% प्लस सरचार्ज एंड सेस। और अगर लॉन्ग टर्म हो जाएगा तो वो 20% पे आएगा सेक्शन 112 के अंदर, है ना। तो वहां फर्क पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन नेटवर्थ का एक कैलकुलेशन करेंगे। वर्किंग नोट है ये नेटवर्थ। तो एसेट्स, अच्छा देखो दो कॉलम हमने बना दिए, बिफोर एंड आफ्टर। और यहाँ पे हालांकि इंस्टीट्यूट ने जो इसका आंसर दिया है, इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, तो उसमें एक चीज़ उन्होंने कंसिडर नहीं की, लेकिन अपन करेंगे।
लॉजिकली वो करना चाहिए, और वो है डेप्रिसिएशन का इफेक्ट। अगर आप 31 मार्च 19 के पहले बेच देंगे तो 18-19 का डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, है ना। डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा क्योंकि डिप्रिसिएशन अलाउ करने के लिए 31 मार्च तक होल्ड करना ज़रूरी होता है। और अगर अपन बाद में बेचेंगे, अगले साल बेचेंगे, तो फिर इस साल का डिप्रिसिएशन अपने को मिल जाएगा ना, और अगर डिप्रिसिएशन मिल जाएगा तो अगले साल फिर उसकी वैल्यू और कम हो जाएंगी एसेट्स की डिप्रिसिएशन लेने के बाद। तो वो एक इफेक्ट अपन देंगे डिप्रिसिएशन का। तो देखो एसेट सबसे पहले अपन लेंगे फिक्स्ड एसेट्स, एज्यूमिंग डिप्रिसिएशन एट 15%, 15% डिप्रिसिएशन एज्यूम करेंगे। क्लेम्ड इन द प्रीवियस ईयर 18-19 कर दो इसको इन द सेकेंड ऑल्टरनेटिव। तो पहले केस में अपन 31 मार्च 19 के पहले बेच देंगे तो डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो ये पूरा 125 आएगा। और अगर अगले साल बेचेंगे तो ये जो 125 है उसमें से 15% और माइनस होके फिर आएगा, क्योंकि 15% डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। तो 125 लेस 15% आएगा 106.25। फिर डेटर्स ले लो, ये समझ में आया ना डिप्रिसिएशन का, बहुत सिंपल है। डेटर्स 75 है, स्टॉक इन ट्रेड 25 है, 75 एंड स्टॉक इन ट्रेड 25, तो ये तो अज्यूम करेंगे कि अगले साल भी सेम ही चलेंगे। तो टोटल एसेट्स आपके कितने आ जाएंगे, यहाँ जाएगा 225 और यहाँ पे आएगा 206.25। ये क्या आ गया टोटल एसेट्स। फिर इसमें से लाइबिलिटीज जो है वो माइनस कर देंगे। लाइबिलिटी कितनी है, 50 की लाइबिलिटी है यूनिट बी में, तो 50 माइनस हो जाएगा। तो नेटवर्थ बचेगा यहाँ 1,75,00,000 और दूसरे केस में 1,56,25,000। बस नेटवर्थ आ गया। अब कैपिटल गेन निकाल लो। तो पहले केस में अच्छा 18 आ गया है कि इसको 19 कर दो। तो पहले केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग आएगा तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 36 मंथ्स, देयरफॉर शॉर्ट टर्म। दूसरे में आएगा मोर देन 36 मंथ्स, देयरफॉर लॉन्ग टर्म। सेल कंसिडरेशन कितना है 225, 2,25,00,000, वो तो सेम रहेगा 2,25,00,000। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है अपना ये 175 and 156,25,000 without indexation, no indexation allowed. Therefore, पहले केस में आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 50 lakhs और दूसरे केस में आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ शॉर्ट टर्म है, यहाँ लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा देखो 2,25,00,000, 2,25,00,000 ही था ना सेल कंसिडरेशन, मैं चेक कर लो। यस 225 lakhs, 2,25 lakhs माइनस 156, तो यहाँ पे आएगा 68,75,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, अब आप कहोगे सर यहाँ गेन तो ज्यादा आ रहा है तो ये वाले ऑप्शन में जाना चाहिए। एक ये भी तो होता है ना कि भाई कौन सा करना चाहिए, तो आप कहोगे ये कर लो क्योंकि यहाँ गेन ज़्यादा आ रहा है। अरे पागल लोग, ऐसा नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट नहीं है। ये गेन तो टैक्सेबिलिटी के लिए आ रहा है, अपने को रियल कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कितना गया वो चेक करना है डिसीजन मेकिंग के लिए। ये तो नोशनल, ये तो बुक प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन अपने को तो रियल प्रॉफिट कितना कमाया अपन ने वो देखना है। तो इसके लिए अपन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या करेंगे, कैश इनफ्लोज लेस कैश आउटफ्लोज। नेट कैश इनफ्लो जहां ज्यादा है
वो ऑप्शन अपने लिए बेटर ऑप्शन है। नेट कैश इनफ्लो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इसको कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो सेल कंसिडरेशन तो दोनों में सेम है, 2 करोड़ 25 लाख। ये क्या है, आवक, पैसा आ रहा है, 2 करोड़ 25 लाख आएगा। फिर जो टैक्स सेविंग होगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि 18-19 का डिप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, प्रीवियस ईयर 18-19 कर लो, लेकिन दूसरे केस में तुमको मिल रहा है डिप्रिसिएशन, तो दैट डिप्रिसिएशन विल रिजल्ट इन सेविंग ऑफ टैक्स एट 30%, है ना। तो डिप्रिसिएशन कितना मिला अपने को वहाँ, एसेट्स की वैल्यू कितने थे, 2 करोड़ 25 लाख, उस पे अपन ने डिप्रिसिएशन लिया था, सॉरी मेरे को चेक कर, हाँ सॉरी 125 लैक्स, ये एसेट्स की वैल्यू थी। तो अगर सेकेंड ऑप्शन में जाते हैं तो अपने को इस पर डिप्रिसिएशन मिल जाएगा ना 18-19 का, तो इंटू 15%, तो 18,75,000, 18,75,000 का डिप्रिसिएशन आता है। तो ये डिप्रिसिएशन पे 30% से टैक्स सेविंग होता है, तो वो लिख दो वहाँ। तो ये जो डिप्रिसिएशन है तो उसका टैक्स सेविंग आ जाएगा। तो पहले केस में तो नहीं आएगा क्योंकि आपने एसेट को बेच दिया है, लेकिन दूसरे केस में आएगा। तो 18,75,000 is the depreciation into 30% tax saving, ignoring surcharge and cess for the time being. surcharge cess को अपन भूल के कैलकुलेट करते हैं। तो 18,75,000 into 30%, तो 562,500 का टैक्स सेव हुआ 18-19 में। तो ये भी कैश इनफ्लोज में आएगा ना, टैक्स सेविंग इज इनडायरेक्ट कैश इनफ्लो। तो ये कैश इनफ्लोज आ गए। अब कैश आउटफ्लोज जो है उसमें टैक्स पेएबल है ऑन कैपिटल गेन, जो टैक्स हम भर रहे हैं वो है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आया था पहले केस में 50 लाख, 50 लाख पे 30% आप टैक्स पे करेंगे, यानी 15 लाख, ये कैश आउटफ्लो है। और दूसरे केस में जो लॉन्ग टर्म गेन आया था 68 लैक्स, कितना था, 68,75,000। तो 68,75,000 का 20% आप टैक्स पे करेंगे, 68,75,000 इंटू 20%, यानी यहाँ आपका टैक्स आउटफ्लो जाएगा 13,75,000, वो माइनस हो जाएगा। तो आपको मिलेगा नेट कैश इनफ्लो, यानी पहले केस में 2 करोड़ 25 लाख अपन सेल कंसिडरेशन से अर्न करेंगे, इतना टैक्स भरेंगे, तो नेट कैश इनफ्लो कितना रहेगा, 2 करोड़ 10 लाख। और दूसरे केस में इतना कैश इनफ्लो आएगा, फिर इतना अपन ने जो पिछले साल का टैक्स बचा लिया वो, और अब इतना टैक्स हम पे कर रहे हैं, तो ऐड और माइनस करो उसमें, 2 करोड़ 25 लाख प्लस 562,500 माइनस 13,75,000, तो यहाँ आपका आता है 2,16,87,500। तो नेट कैश इनफ्लो कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए कंक्लूजन में लिख दो, कंपनीज एडवाइज्ड to make slum sale after 31st March 2019. This will result in extra cash inflow of 6,87,500। इन दोनों का डिफरेंस 210 तो यहाँ भी आने वाला है, यहाँ 216 आएगा ना, तो ज़्यादा कितना आ रहा है, 6,87,500।
आया समझ में? फिर उसके बाद एक छोटा सा सेक्शन है, बहुत ही सिंपल है। एडवांस मनी रिसीव्ड। अभी एडवांस मनी रिसीव्ड जो है, इसका भी फंडा मैं आपको समझाता हूँ क्या है। ये क्या है कि अपन ने एक एसेट बेचने के लिए निकाला, बेचना था भाई, अपने को कैश चाहिए, बेटी की शादी करनी है, या पढ़ाई करवानी है, कॉलेज भेजना है, फीस भरनी है, फॉरेन में 30 लाख की फीस है यूनिवर्सिटी की, वॉट एवर द रीज़न मे बी। तो अपन ने सोचा कि पुराना ज़मीन है अपने पास, चलो उसको बेच डालते हैं। आए एक दो क्लाइंट आए, पहले देख दाख के चले गए, कोई आए नहीं। फिर एक दो आए, वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, वो भी चले गए। फिर एक आया, बड़ा इंटरेस्टेड था, उसने फटाक से 5 लाख रुपए निकाल के टोकन भी दे दिया और कहा मैं आता हूँ 2 महीने के अंदर, बाकी पैसे लेके और लेके जाऊंगा। तो हमने रख लिया उसका 5 लाख का टोकन। लेकिन 2 महीने क्या, साले 6 महीने निकल गए, वो उसका नामो निशान नहीं है। 50 फ़ोन लगा दिए, वो फ़ोन भी नहीं उठाता, फ़ोन भी बंद हो गया उसका। बाद में तो मालूम नहीं क्या हुआ, मर गया कि क्या हुआ, थाने में भर्ती है कि साला जेल में गया, कहाँ गया मालूम नहीं, आया ही नहीं। बहुत खोज खबर निकाली, कहीं से उसकी कोई खबर नहीं निकली। फिर हमने वो कॉन्ट्रैक्ट जो था, एग्रीमेंट, उसको नल एंड वॉइड मान लिया कि भाई आया ही नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड, एक पेपर में नोटिस डालना पड़ता है, वो डाल दिया हमने कि दो वी हैड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद दिस पर्सन बट एज ही हैज नॉट कम एंड द टाइम अलाउड इज लैप्स्ड, देयरफॉर वी आर कैंसिलिंग दैट एग्रीमेंट टू सेल। कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हम ढूंढने लगे, तो फिर एक आदमी अल्टीमेटली मिला और हमने लैंड उसको बेच दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो अमाउंट अपन ने फॉरफीट कर लिया था पहले आदमी का, उसको रिटर्न तो किया नहीं, उसके 5 लाख हम खा गए, फॉरफीट हो गए। तो वो 5 लाख की टैक्सेबिलिटी क्या है, हाउ दैट 5 lakhs विल बी चार्ज टू टैक्स। ओके, तो उसको हम यहां स्टडी करेंगे। तो ये जो सेक्शन है 51, ये कहता है, ये पुराना है, इसमें दो इश्यूज आपको स्टडी करने हैं, एक पुराना एक नया। तो पुराना और नया का कट ऑफ डेट है 1/4/14, 1 अप्रैल 2014 इज द कट ऑफ पॉइंट। और ये सेक्शन जो है, तो यानी इसकी टैक्सेबिलिटी के दो इश्यूज थे। 1/4/14 के पहले ऐसा था कि जब हमने एडवांस रिसीव किया और फॉरफिट कर लिया, तो वो कोई भी हेड में टैक्सेबल नहीं होता था डायरेक्टली। दैट फॉरफिटेड अमाउंट वाज नॉट टैक्सेबल एनीवेयर अंडर द एक्ट। रीजन, क्योंकि कोई एसेट बिका तो है ही नहीं, जब तक एसेट बिकेगा नहीं तो कैपिटल गेन आएगा नहीं। और दूसरी तरफ के क्योंकि ये एक टाइप का कैपिटल रिसीट है, तो अदर सोर्सेज में या कोई दूसरे हेड में भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इट इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट। तो बेसिकली ये 5 लाख जो हमने फॉरफिट किया, ये कहीं भी टैक्सेबल नहीं होता था 1/4/14 के पहले। ओके, लेकिन इनडायरेक्टली ये सेक्शन था 51 और उसमें लिखा होता था, अभी भी लिखा है, कि ये जो अमाउंट आपने फॉरफिट किया है 5 लाख, उसको एसेट के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब आगे चल के आप ये एसेट को बेचोगे और उसमें हम कैपिटल गेन निकालने बैठेंगे, तो कॉस्ट जो है वो 5 लाख से कम होके आपको मिलेगा। तो कॉस्ट कम हो गया, यानी प्रॉफिट आ गया उसमें, इट विल बिकम टैक्सेबल। तो इस तरह से इनडायरेक्ट वे में उसको टैक्स किया था, इनडायरेक्टली इट वाज टैक्सेबल, रिड्यूस इट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब 1/4/14 के बाद क्या है, उसके बाद उन्होंने लॉ को अमेंड किया और अदर सोर्सेज हेड में सेक्शन 56 जो है उसमें अमेंडमेंट करके एक क्लॉज इंसर्ट कर दिया कि इफ द अमाउंट इज फॉरफिटेड ऑन अकाउंट ऑफ दिस cancellation of the agreement, it will be directly taxable under the head other sources. तो 5 लाख अगर मैं 1/4/2014 के बाद फॉरफिट करूं, तो ये सीधा सीधा डायरेक्टली टैक्सेबल है अदर सोर्सेज के अंदर। और एक बार वहां टैक्स हो गया
तो फिर वो कॉस्ट से माइनस नहीं होगा. इट विल नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट. ओके, तो पुराना क्या था, डायरेक्टली टैक्सेबल नहीं था, कॉस्ट से माइनस होता था. नया क्या है, टैक्सेबल हो जाएगा द सोर्सेज हेड के अंदर 5 लाख सीधा, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस नहीं होगा. बस इतना याद रखने का है. अब ये दोनों इसलिए पढ़ना है अपने को क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कभी फॉर फ्यूचर 1/4/2014 के पहले का भी दे सकते हैं या उसके बाद का भी दे सकते हैं, तो इसलिए दोनों को पढ़ना जरूरी है. कट ऑफ डेट याद रखो 1/4/2014, या दी भी होंगी कहीं, ये देखो ये दिया है. ओके समझ में आ गया. तो देखो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसमें सब आपका कवर हो जाता है. मिस गुल acquired a plot of land in Delhi on 1401, very good, for 12 lakhs. 2001 का ही है तो इसमें अपने को फेयर मार्केट वैल्यू रिप्लेसमेंट का सवाल नहीं है. She enters into an agreement to sell the same and accepts an advance of 6 lakhs on 1110. देखो ये 2014 के पहले वाला है, फ्रॉम अ बायर. तो ये 6 लाख अपन ने डायरेक्टली अदर सोर्सेज हेड में टैक्स किया होगा क्या, नहीं. तो ये 6 लाख से अपन क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को रिड्यूस करेंगे. दिस 6 lakhs will be reduced from the cost of acquisition of 12 lakhs. However, as the buyer does not fulfill his promise, the assessee forfeits the whole of the amount of deposit. देखो 6 लाख अपन खा गए, तो 6 लाख जो खा गए वो वहां टैक्स नहीं होगा, लेकिन कॉस्ट में से माइनस होगा. सिमिलरली an amount of 3 lakh was forfeited on 1617. एक और क्लाइंट आया, वो भी बीच में भाग गया, उसका भी पैसा खा गए. कितना खाए, 3 लाख, लेकिन ये कब है, 1617. तो 1617 का है ये, यानी 1718. तो ये 3 लाख टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दी हेड अदर सोर्सेस. ये आईओएस में जो 3 लाख है टैक्सेबल अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इन प्रीवियस ईयर 1718. 1617 को अपन फॉरफिट किया ना, तो ये 1718 में आईओएस में टैक्सेबल हो जाएगा. और क्योंकि वहां टैक्सेबल हो जाएगा तो ये 3 लाख को फिर अपन 12 लाख से माइनस करेंगे क्या, कॉस्ट से माइनस करेंगे क्या, नहीं 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 करेंगे. ओके, देन द लैंड इज फाइनली सोल्ड ऑन 11018 एट अ प्राइस ऑफ 1,50 lakhs. कैलकुलेट द कैपिटल गेन. तो सिंपल क्या करेंगे अपन, सेल कंसिडरेशन पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले निकालेंगे. 1/4/2001 से लेकर 1/10/18, मोर देन 24 months, देयरफॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. अच्छा ये हमेशा याद रखना है, किसके लिए 24 देखते हैं, किसके लिए 36 देखते हैं. लैंड बिल्डिंग के लिए 24 महीने देखा जाता है. सेल कंसिडरेशन तो दिया ही है 1,50 lakhs. अच्छा स्टैम्प वैल्यू वगैरह को दिया नहीं है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते. दिया होता तो अपन फिर कंपेयर करते कि भैया वो 105% से ज्यादा है क्या. फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, पहले तो 12 लाख माइनस 6 लाख, 12 minus 6 इज इक्वल टू 6. ये 6 लाख कौन सा माइनस किया, ये वाला 6 लाख जो आपने यहाँ 2010 में फॉरफिट किया था वो माइनस हो जाएगा, बचेगा 6. फिर ये बचेगा जो 6 उसको इंडेक्स करेंगे. तो यहां देखो एक नुकसान है. नुकसान क्या है कि ये 6 लाख जो माइनस हो गया उसका इंडेक्सेशन का लॉस हो जाता है, क्योंकि अपन अब नहीं तो देखो आप क्या करो, 12 लाख को इंडेक्स कर दो पहले, फिर 6 लाख माइनस करो, ऐसा नहीं. 51 में लिखा है कि ये 6 लाख ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा और फिर जो बचेगा उसको इंडेक्स करेंगे. So what happens here? That you lose indexation on that 6 lakhs. वो एक नुकसान है. तो 2014 के बाद अच्छा हो गया कि जो नेट अमाउंट मिला उसको वहां टैक्स कर दो और इंडेक्सेशन का लॉस नहीं होगा. देखो 3 लाख अपन ने माइनस किए गया नहीं, तो इसलिए इंडेक्सेशन का लॉस नहीं होगा. सो द न्यू प्रोविजंस आर बेटर. तो ये 6 लाख को अब इंडेक्स करेंगे तो इंटू 280
अपॉन 100, है ना। करो 6 लाख इंटू 280 डिवाइड बाई 100, 16,80,000। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गिनाएंगा 1,33,20,000। आए समझ में? वेरी सिंपल।